त्रिपुरा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड सेवन सिस्टर्स में एक छोटा सा स्टेट। आज हम लोग त्रिपुरा की शुरुआत करेंगे और एक ही लेक्चर में इसको वाइंड अप भी कर देंगे। बहुत छोटा सा स्टेट है। इनफैक्ट अगर एरिया की बात करें तो हमारे जितने सारे स्टेट हैं उसमें त्रिपुरा जो है थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है। इसके अलावा और भी इसकी कुछ और पेक्युलियरिटीज़ हैं इस स्टेट के बारे में, यूनिक फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उस यूनिक फीचर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये बॉर्डर देखिए, त्रिपुरा का अगर आप बॉर्डर देखें यहाँ पे तो आज की बात आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये त्रिपुरा का मैप हो गया। अब इसमें आप देखें ये बांग्लादेश है, राइट। इस साइड भी नीचे भी बांग्लादेश है। तो नीचे मतलब कि साउथ में बांग्लादेश है। अगर बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में बांग्लादेश है। नॉर्थ में भी बात करें तो ऑलमोस्ट सारा एरिया जो है एक बांग्लादेश का ही है। ऊपर से यहाँ से टच हो रहा है असम और नीचे यहाँ पे है मिज़ोरम। तो आपको याद रख लेना है कि त्रिपुरा की बाउंड्री जो है वो म्यांमार से नहीं टच होती। अभी तक सारा कुछ म्यांमार से टच हो रहा था, त्रिपुरा की बाउंड्री म्यांमार से टच नहीं होती। दैट मीन्स कि त्रिपुरा की अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो एक कंट्री बांग्लादेश से जुड़ती है, और अगर स्टेट के बॉर्डर की बात करें तो असम से और मिज़ोरम से। याद रखिएगा यहाँ पे मिज़ोरम से जो तो जुड़ती है, लेकिन नागालैंड या फिर यहाँ पे मणिपुर, इनसे त्रिपुरा की बॉर्डर जो है वो टच नहीं होती है। दूसरी और एक चीज़ देखें आप यहाँ पे त्रिपुरा का, आप ये लोअर मोस्ट पोर्शन देखिए, ये सी के कितना पास में है। और ये बड़े दुख की बात है कि चूंकि बांग्लादेश ऐसे पूरा एरिया है, ये बांग्लादेश का चटगांव हिल वाला एरिया है, तो बांग्लादेश इस तरह से फैला हुआ कि त्रिपुरा को बिल्कुल थोड़े से वो सी टच होने से रोक देता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम यहाँ पे हमारा कोलकाता का पोर्ट वगैरह है वहाँ से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप कर लें अगर, या इनफैक्ट हमारा जो कोलकाता का पोर्ट है उससे हम चटगांव का पोर्ट का डेवलप कर लें और वहाँ से त्रिपुरा को कनेक्ट कर दें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस के पहले, दैट मीन्स कि पार्टीशन के पहले कंट्री के अगर कोलकाता से आप कैलकुलेट करते अगर आपको जाना था त्रिपुरा तो बहुत नज़दीक पड़ता था। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई है, अब चूंकि बांग्लादेश बीच में आ गया तो आपको जो ऐसे पूरा ऊपर जाके नॉर्थ बंगाल से जाके ऐसे चिकन नेक से जाके फिर उसके बाद भी आपको असम में जाके फिर या तो आप मेघालय से जाएं या फिर ऐसे जाके ऐसे ही जाते हैं लोग, असम से होके ऐसे जाते हैं। यही तरीका है जाने का। इनफैक्ट एक ही हाईवे है NH8 करके, दिस इज़ द सिंगल हाईवे विच कनेक्ट्स त्रिपुरा विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, और यही असम से ऐसे होके आती है और वही अंदर फैल जाती है। ये सिचुएशन है कनेक्टिविटी की, तो सोचें आप कितनी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, अगर आप ये एरिया को देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया बांग्लादेश में होता है। इसी तरह एक त्रिपुरा को एक पेनिनसुला भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए म्यांमार से बॉर्डर नहीं जुड़ा है, तो जनरली आपकी जो गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग वाले ओपियम वाले सप्लाई की बात थी, स्मगलिंग की बात थी, वो तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चूंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री है ज़्यादा, तो कैटल की स्मगलिंग बहुत होती है। तो त्रिपुरा के बहुत सारे कैटल जो है यहाँ पे बेचे जाते हैं सस्ते में, और यहाँ पे 2-3 ज़िले हैं मैं आपको बताऊँगा, वो काफ़ी इनफेमस हैं इस चीज़ के लिए, स्मगलिंग के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि असम में तो टी बहुत होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी टी यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में होगी, ये दार्जिलिंग वाले एरिया में, और भी कई लोकेशन में टी होती है। इंडिया के साउथ इंडिया में भी होती है, उत्तराखंड में भी थोड़ी बहुत होती है, त्रिपुरा में भी टी होता है। तो इनफैक्ट टी का भी स्मगलिंग हो रहा है, ये रिसेंटली न्यूज़ में आया है। देखिए ये आपके सिलेबस के हिसाब से भी आपको जानना चाहिए, टी इमर्जेज एज ए न्यू स्मगलिंग आइटम इनटू बांग्लादेश फ्रॉम त्रिपुरा। ये कब का है? अक्टूबर 20, 2020, जो कि आपके 1 ईयर के करंट अफेयर में कवर होता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकेशन इन न्यूज़ भी हो गया। कौन से ज़िले में जा रहा था ये? देखिए ढलाई डिस्ट्रिक्ट में ये पकड़ा गया है काफ़ी सारा। 20 क्विंटल्स ऑफ टी पाउडर होना चाहिए था, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, पाउडर की जगह पार लिख दिया था हिंदू ने, आगे जाके पाउडर लिखा है। कल को एग्जाम में आ जाए कि त्रिपुरा में टी होता है कि नहीं होता, तो देखिए 50 टी गार्डन्स हैं त्रिपुरा में, और वो स्टेट गवर्नमेंट उनको ओन करती है क्योंकि प्लांटर्स को इतना लॉस हो रहा था कि उन्होंने छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। अब टी गार्डन में कई मजदूर लोग काम करते हैं, तो सबको करना है, तो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 856 किलोमीटर इज ए ग्रेट लेंथ, और उसमें से कई बॉर्डर के ऐसे एरियाज है जहाँ पे फेंसिंग नहीं की हुई है। उसमें से फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं की गई है, ये आया था आपके इंडियन एक्सप्रेस में अभी बहुत रिसेंटली, सिपाही जिला, ढलाई जिला, ढलाई डिस्ट्रिक्ट, उसके अलावा नॉर्थ त्रिपुरा करके एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड 4th इज साउथ त्रिपुरा करके एक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो फेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं है, और उसके कारण यहाँ पे कैटल वगैरह का स्मगलिंग होता है और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। आप बेचोगे 2000 में यहाँ के किसान, बांग्लादेश जाएगा तो उसकी रेट हो जाती है 80,000 के आसपास। इतनी महंगी स्मगलिंग है। टी वगैरह का भी स्मगलिंग हो रहा है।
तो अब चलिए हम अपने लेक्चर की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। जानने के बाद इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू देख लिया आपने। हाँ सर, दूसरा, बांग्लादेश से इतना सारा बॉर्डर है, तो जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे माइग्रेट कर गए। इसीलिए आप देखेंगे कि त्रिपुरा के सीएम वगैरह का नाम देखिए, वो बंगाली सीएम है। ऐसा नहीं कि उन्होंने माइग्रेट किया, लेकिन त्रिपुरा में ऑलरेडी एक अच्छी खासी बंगाली पॉपुलेशन रह रही थी, साथ ही साथ बांग्लादेश से भी बहुत बंगाली आए। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि हिल के जो लोग थे उनकी नाराज़गी हो गई और त्रिपुरा में इंसर्जेंसी की शुरुआत हो गई। वो पढ़ेंगे आगे। तो यूनिक क्या है त्रिपुरा में, एक बार डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेता हूँ, आपको ये याद नहीं रखना है। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे आसाम की बॉर्डर जुड़ रही है ना, आसाम की बॉर्डर है, तो आसाम की बॉर्डर से जो डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये नॉर्थ त्रिपुरा का कहाँ से बाउंड्री टच हो रहा है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे, और ये वाला एरिया में बांग्लादेश से टच हो रहा है, राइट, नीचे और ऊपर। यहाँ पे स्मगलिंग होती है कैटल की। उसके नीचे चले आइए, ये पे देखिए ढलाई डिस्ट्रिक्ट। ढलाई डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा सा एरिया खुल रहा है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे भी स्मगलिंग होती है। उसके ऊपर यहाँ पे जो है, ये इसको उनोकोटी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्थ त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो मिजोरम से भी शेयर हो रहा है। ओके, फिर पूरा ये बांग्लादेश है। तो देख रहे हैं बॉर्डर शेयरिंग जो स्टेट एंड आपका इधर आसाम से करने वाला वो भी नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है, और मिजोरम के साथ करने वाला वो भी नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट ही है। नीचे बांग्लादेश, ये ढलाई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी स्मगलिंग का प्रॉब्लम। इसके नीचे ये गोमती डिस्ट्रिक्ट है। ये गोमती डिस्ट्रिक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना एक गोमती या गुमटी ऐसे नाम करके एक रिवर फ्लो करती है और वो चली जाती है बांग्लादेश में। ये सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, सिपाही जिला से एक तो स्मगलिंग भी होती है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है त्रिपुरा से भी पास होता है। नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 स्टेट से हो गया, एक हो गया मिजोरम से, जो कि पहले पढ़ा दिया पूरे लेक्चर में, दूसरा स्टेट जो है वो त्रिपुरा ही है। त्रिपुरा से ऐसे करके जो है नॉर्थ ईस्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फिर नीचे साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तो अच्छा खासा स्मगलिंग होगा, ये नीचे जुड़ा हुआ है। फिर बांग्लादेश, और ऊपर एक वेस्ट त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा के नाम पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, और ऊपर जो हो गया वो नॉर्थ त्रिपुरा। ओके, बीच में एक और गोमती जिला बता दिया, सिपाही जिला बता दिया। सिपाही जिला की और इंपॉर्टेंस है जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक ये खोवई डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि खोवई रिवर है वहाँ पे। तो दिस इज एंटायर मैपिंग ऑफ त्रिपुरा, विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इफ यू कैन नेम सम डिस्ट्रिक्ट इन एग्जाम दैट विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ पे खास क्या जानना है कि असम से करके एक रोड आती है NH8 नई नेमिंग के हिसाब से, पुरानी नेमिंग नहीं। NH8 एक सिंगल रोड है जो त्रिपुरा को पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करती है। अगर आप बांग्लादेश से क्रॉस करके नहीं आएंगे तो नेशनल हाईवे 8 इज द सिंगल रोड कनेक्टिंग त्रिपुरा विद द एंटायर ऑफ द इंडिया। यहाँ पे एक रुद्र सागर लेक है, और मैं आपको बताऊं, ये गोमती डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोमती रिवर फ्लो करने की बात कही ना, गोमती रिवर जब फ्लो करके अपने इस तरह से जाएगी वेस्टवर्ड साइड में बांग्लादेश की तरफ, तो यहाँ पे सिपाही जिला में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, एक लेक है, रुद्र सागर लेक। उस रुद्र सागर लेक में पानी के अंदर, यहाँ के त्रिपुरा में भी एक प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने एक नीर महल बनाया था। नीर महल को ब्रेक करोगे तो नीर मतलब पानी होता है, ये तो साउथ के लोग भी जानते हैं, नीर महल। ऐसा एक और महल आपके जयपुर में है। और बात करेंगे कि दोनों के साइज़ में कौन सा बड़ा है, तो ये त्रिपुरा वाला जो रुद्र सागर लेक में है वो नीर महल, मतलब वो पानी का महल जो है ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और पूरे ईस्टर्न इंडिया में तो सिंगल मोस्ट है। पूरे इंडिया में सेकंड वाला हो गया कौन सा आपका, सेकंड वाला हो गया जयपुर का, जो कि पानी के बीच सिचुएटेड है। पहला ये है नीर महल रुद्र सागर लेक पे, गोमती रिवर पे, यहाँ पे सिचुएटेड है सिपाही जिला में। ये तो आपको बता ही दिया कि थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है अगर एरिया की बात करें। लिटरेसी की बात करें तो सबसे पहले लिटरेसी कौन है, केरला 2011 के सेंसस के हिसाब से। दूसरा मैंने आपको बताया था मिजोरम। थर्ड स्टेट यही है, थर्ड मोस्ट लिटरेट स्टेट आपका त्रिपुरा ही है। स्टेट की बर्ड की बात करें तो मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ग्रीन इंपेरियल पिजन, ग्रीन इंपेरियल पिजन स्टेट का बर्ड है। ग्रीन इंपेरियल पिजन को यहीं पे कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे बर्ड नहीं है, भले वो त्रिपुरा का स्टेट बर्ड हो। ग्रीन इंपेरियल पिजन लार्जेस्ट फॉरेस्ट पिजन है, इज ए लार्ज फॉरेस्ट पिजन, ऐसा दिखता है कुछ। इसकी IUCN के स्टेटस की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको इसका एक्सटेंट जानना चाहिए कि कहाँ पे रहता है। तो ऐसा नहीं कि बस इंडिया में ही है, साउदर्न इंडिया में है और बाकी आपके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, साथ ही साथ नेपाल में, श्रीलंका में, साउदर्न चाइना साइड में, इंडोनेशिया, फिलीपींस में, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है, राइट, और साथ ही साथ आपके फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह में भी है। तो बस इंडिया में है ऐसा नहीं है। स्टेट की अगर एनिमल की बात करें तो वो एक लंगूर है, फायरेज लंगूर।
फायरिज लंगूर का अलग से स्लाइड बनाया हुआ है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ की एक स्टेट ट्री जो है उसको भी मैंने इंपॉर्टेंट माना है, उसका नाम है आगर, और क्योंकि उससे जो है इनसेंस मतलब वो सुगंध वगैरह की चीज़ें बनती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी स्मगलिंग वगैरह होती है, और उसकी IUCN स्टेटस जो है इस आगर ट्री की वो आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एक्चुअली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू त्रिपुरा, ऐसे करके। ठीक, ये हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है जो कि हाईलाइटेड होना चाहिए। अब हम चलेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसी है, ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कौन से स्टेट कैसे बना है। देखिए, अगर त्रिपुरा के मेंशन की बात करें तो इसका मेंशन आपको जो आपके महाभारत हैं, पुराण हैं, इनफैक्ट अशोका के जो एडिक्ट्स है ना रॉक पे जो लिखे हुए, उसमें भी त्रिपुरा का मेंशन है। एग्जैक्टली सेम नाम मेंशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस एरिया के बारे में मेंशनड है। दैट मीन्स कि वहाँ के लोगों के बारे में महाभारत, पुराण, अशोका के टाइम पे पता था, मगध एम्पायर के बाद अराउंड। जो महाभारत है उसमें त्रिपुरा को क्या लिखा गया है, कीरत देश, द लैंड ऑफ द कीरत। ओके, अब ये लैंड ऑफ द कीरत, कीरत तो लिखा हुआ वहाँ पे, कीरत देश, लेकिन ये आज तक अच्छे से पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कीरत देश में वो किसको इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। कीरत किंगडम की बात की गई है, ठीक है। अगर हम कीरत देश और कीरत किंगडम की बात करें तो ये मैंने मैप उठाया, क्या लिखा है, मैप स्वादानुसार। तो किसी की एथनिसिटी थी, फेसबुक पे उनका कहना था कि वो कीरत लोग हैं, तो उन्होंने ये पोस्ट किया था, वहाँ से मैंने मैप लिया। तो ये कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, दिस इज़ मैप स्वादानुसार। तो अगर आपको खुद भी कीरत हैं या आपका लगाव है तो आप मान सकते हैं कि आप लोग ऐसे थे। तो आपका किंगडम जो था कीरत का, माना जाता है कि इस तरीके से था। इसीलिए नेपाल का एरिया हुआ, इंडिया का जो एकदम लद्दाख का एरिया हुआ, इंडिया का ईस्टर्न इंडिया हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट जो हुआ इंक्लूडिंग त्रिपुरा एंड एवरीथिंग, दैट वाज सीन एज ए पार्ट ऑफ कीरत प्रदेश, कीरत किंगडम। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना, आपको एक आइडिया हो गया कि कीरत किंगडम का मेंशन है महाभारत पुराण में, और वो एरिया ऐसा था आपके नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल के, चाइना के कुछ पार्ट में, तिब्बत के कुछ पार्ट में। दैट्स इट, इतना ही जानना है आपको। यहाँ पे जो किंगडम था उसको त्रिपुरा किंगडम बोलते हैं। कई सालों तक उन्होंने रूल किया, 15th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, सब कुछ, उसके पहले से भी वहाँ पे उल्लेख है। बाद में क्या हुआ कि जब मुगल लोग आए तो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड वहाँ पे जो है अटैक होना शुरू हुआ सल्तनत लोग के टाइम पे, और वहाँ पे अटैक होना शुरू हुआ, इन्वेजन हुआ। इनफैक्ट त्रिपुरा का जब आपने मैप देखा था, ऐसे करके निकला हुआ था ना, इधर अगर असम था, इंडिया था, तो ऐसे करके निकला हुआ था त्रिपुरा का मैप। तो उसमें जो ईस्टर्न एरिया है वो ना हिल वाला एरिया, और जो वेस्टर्न एरिया है वो प्लेन वाला एरिया। तो ये देखा गया कि मुगल लोग यहाँ तक पहुँचे तो सही, और कहाँ से पहुँचेंगे, अगर प्लेन एरिया में पहुँच रहे तो बांग्लादेश साइड से पहुँचेंगे। तो बांग्लादेश साइड से यहाँ पे पहुँचे तो सही, लेकिन उन्होंने प्लेन वाला एरिया ऑक्यूपाई किया, लेकिन हिल वाला एरिया कभी भी नहीं उनके डोमिनेंस में आया। 1733 में मुगल डोमिनेंस जो है प्लेन एरिया में त्रिपुरा के चला गया, लेकिन हिल के एरिया में कभी भी नहीं गया। लेकिन जो त्रिपुरी किंग या त्रिपुरा किंगडम के किंग अपॉइंट होते थे तो उस पर मुगल लोग का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता था। दे यूज टू डिसाइड विद देयर गेम ऑफ पावर कि कौन वहाँ पे रूल करना चाहिए, कौन रूल करेगा। ठीक है, दिस इज हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा में क्या होता है कि त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है। ब्रिटिश रूल है इंडिया में, त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट बना दिया जाता है। वहाँ पे राजा हैं ही तो उनको प्रिंसली स्टेट बना के सॉवरेंटी रहेगी ब्रिटिश की, राइट। दो तरह के थे ना, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, दूसरा थे प्रिंसली स्टेट, वहाँ पे प्रिंस होते थे, लेकिन फाइनल सॉवरेंटी जो थी वो आपके वहाँ के इंग्लैंड से रूल होती थी। तो किंग का यहाँ पे क्या था मैं बता रहा हूँ। अब आप ये मैप देखिए ध्यान से, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं इसको कैसे कलर से दिखाऊँ, थोड़ा मोटा कलर से ब्लैक से दिखाता हूँ। ये आप जो मैप देख रहे हैं ना, दिस इज योर प्रेजेंट डे त्रिपुरा। ये तो क्लियर है। अब उसके साइड में ये क्या दिखाया गया, ऐसे क्या दिखाया गया, देखिए जो ब्रिटिश के टाइम पे त्रिपुरा था तो यहाँ पे क्या प्रिंसली स्टेट है, प्रिंस बैठे हुए हैं, वो रूल करते थे ये एंटायर एरिया में। ठीक है, जो आपके ये जो एरिया देख रहे हैं पिंक वाला, ये पुराने टाइम में ब्रिटिश के टाइम पे किस नाम से जाना जाता आपको पता है? ब्रिटिश के टाइम पे ये जाना जाता था तिपेरा डिस्ट्रिक्ट के नाम पे। ये एक स्टेट था, राजा का जो स्टेट होता ना, एरिया, लैंड था। ये तिपेरा डिस्ट्रिक्ट आज बांग्लादेश में पड़ेगा। तिपेरा डिस्ट्रिक्ट या चाकला रोशनाबाद डिस्ट्रिक्ट, आज जो बांग्लादेश का कोमिला डिस्ट्रिक्ट है वो ये वाला कोमिला डिस्ट्रिक्ट है। ये वाला कोमिला डिस्ट्रिक्ट है जो पहले क्या था, तिपेरा डिस्ट्रिक्ट। मेक इट वेरी क्लियर, त्रिपुरा के जो किंग थे, त्रिपुरी किंगडम, उनका था प्रिंसली स्टेट। उस प्रिंसली स्टेट के दो एरिया थे। पहले का जो बांग्लादेश था वहाँ पे जो एरिया था उसको बोलते थे तिपेरा डिस्ट्रिक्ट या चाकला रोशनाबाद। आज वो बांग्लादेश में चला गया, उसका नाम पड़ गया है कोमिला डिस्ट्रिक्ट।
लेकिन ये एरिया क्या था, ये जो आपके ईस्टर्न एरिया था वो क्या था, ईस्टर्न एरिया आज त्रिपुरा बन गया है। और उस ईस्टर्न एरिया को पहले के टाइम पे हिल तिपेरा कहते थे। तो जो बांग्लादेश में एरिया चला गया उसका पहले नाम था तिपेरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज कोमिला बन गया है। और जो इंडिया में एरिया था किसका, त्रिपुरी किंग का, वो था हिल तिपेरा, और वो आज त्रिपुरा बन गया है। ऐसे है। पहले इनका कैपिटल यहाँ पे एक शहर का नाम है उदयपुर जिला, उदयपुर जगह, वहाँ पे से रूल करते थे। बाद में कैपिटल को सबसे पहले 18th सेंचुरी में ओल्ड अगरतला में लाया गया, कृष्णा मानिक्य नाम के एक राजा के टाइम पे, आपको याद नहीं रखना है। अब बाद में जो है वो ओल्ड अगरतला से आज जो न्यू सिटी है अगरतला चला गया 19th सेंचुरी में। इस त्रिपुरा किंगडम में एक फेमस किंग थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म किए थे ब्रिटिश वालों को देख के, उनका कॉपी करके। उस किंग का नाम था वीर चंद्र मानिक्य। इन्होंने ज़िंदगी बिताई थी 1862 से 1896, आपको याद रखना है नहीं, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके पे, देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई राजा थे जो रिफॉर्म के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते, तो ये सब आपके मेंस के आंसर में यूज़ होगा ये चीज़ कि ब्रिटिश मॉडलिंग पे यहाँ के किंग रूल करते थे, रिफॉर्म करते थे। उन्होंने अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बना दिया था बहुत पहले। अब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि 1857 के बाद के इंडिया में कौन कौन से रिवोल्ट हुए, तो वहाँ पे 3 रिवोल्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि त्रिपुरा में हुए थे। त्रिपुरा में ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, हाउस का जो टैक्स रेट होता है उसको हाइक कर रहे थे, और साथ ही साथ बाहर के लोगों को इन एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ के लोग, जो त्रिपुरा के लोग थे, वो हाउस टैक्स रेट से परेशान हो गए। दूसरा, जो बाहर के सेटलमेंट हो रहे थे, लोगों के आउटसाइडर्स जो आ रहे थे, तो उनको लगा कि उनकी एथनिसिटी खतरे में, तो उससे परेशान हो गए। इसके कारण त्रिपुरा में 3 रिवोल्ट आपको याद रखने, क्योंकि ये सीधे सीधे स्पेक्ट्रम से लिया हुआ है। 1863 में यहाँ पे हुआ था परीक्षित जामातिया का रिवोल्ट। 1942 में यहाँ पे हुआ था रियांग रिवोल्ट, और उसको लीड कर रहे थे रत्नामणि। और फाइनली 1920s में इसमें एक भारती सिंह का रिवोल्ट हुआ था। ठीक, ये 3 रिवोल्ट आपको याद रखने, क्योंकि स्पेक्ट्रम से निकाले हुए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बंगाल का पहले वाला जब आप मैप देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये एरिया पूरा ऐसे था, ये आपको अभी नहीं देखना है। चटगांव देखिए यहाँ पे नीचे पड़ता है, नोआखाली, नोआखाली में ही मस्सेकर हुआ था ना, याद है ना आपको। चलिए, जब इंडिपेंडेंट हो गई त्रिपुरा तो फाइनली वो स्टेट कैसे बनी, तो इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई 1947 में। तो क्या होता है कि जो तिपेरा डिस्ट्रिक्ट, जो बांग्लादेश में एरिया था, इनका स्टेट था, जो आपके त्रिपुरा के किंगडम का स्टेट था बांग्लादेश में, जो कि बाद में क्या बन गया, कोमिला, तिपेरा डिस्ट्रिक्ट, वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान में। उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, तो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। और जो हिल तिपेरा के एरिया था, वो क्या हुआ कि यहाँ के राजा की जो डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे रानी उनकी रेजेंट बन जाती है। 1949 तक जो हिल तिपेरा एक रीजेंसी के अंदर रहती है, मतलब प्रिंसली स्टेट की तरह रहती है। फाइनली महारानी जो रहती हैं वो त्रिपुरा मर्जर अग्रीमेंट साइन करती हैं इंडिया के साथ 1949 में, और इस तरह से त्रिपुरा जो है इंडिया के जो पार्ट ए से डी के मैंने आपको स्टेट का लिस्ट बताया था, उसमें पार्ट सी में चली जाती है, क्योंकि पार्ट सी में कुछ प्रिंसली स्टेट थे, तो उसमें से एक त्रिपुरा भी था, एक आपका मणिपुर भी था, राइट, पिछली बार आपको पढ़ाया था। उसके बाद क्या होता है, पार्ट सी का स्टेट बन जाता है। फिर 1956 में इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। फाइनली क्या होता है, डिमांड उठती है स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ये क्यों आता है ये एक्ट, देखिए बांग्लादेश से लड़ाई चली थी, उसके बाद बहुत एथनिसिटी वगैरह की डिमांड होने लगी कि बाहर से लोग काफ़ी आ गए हैं, बाहर से लोग आ गए, तो नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खास करके इसी के लिए आया था कि सबकी डिमांड फुलफिल हो जाए। नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इम्प्लीमेंट होता है 1972 में। तो मणिपुर और त्रिपुरा, दो जो यूनियन टेरिटरीज थी, वो स्टेट बन जाती हैं। जो मेघालय एक सब स्टेट था असम के अंदर, वो भी स्टेटहुड उसको भी मिल जाती है। और साथ ही साथ 2 नए यूनियन टेरिटरी बनते हैं उस टाइम पे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा था, वो यूनियन टेरिटरी बन जाता, और मिजोरम भी एक यूनियन टेरिटरी बन जाता। तो 1971 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, तो उसमें 3 स्टेट बनते हैं। उस स्टेट में से एक मणिपुर बनता है, दूसरा बनता है त्रिपुरा, और तीसरा बनता है मेघालय। और 2 यूनियन टेरिटरी नई बनती हैं, 2 यूनियन टेरिटरी, उसमें से एक तो आपका मिजोरम है और एक है अरुणाचल प्रदेश। बाद में जाके ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों भी स्टेट बन जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से काउंट करेंगे तो त्रिपुरा इंडिया का 20th स्टेट बनता है। अब त्रिपुरा की इंसर्जेंसी उसके स्टेटहुड के डिमांड के लिए नहीं आई थी, आपको पता है। त्रिपुरा की इंसर्जेंसी आई कि 1971 में जो इतना इन्फ्लक्स हो गया उससे। जैसे ही माइग्रेशन होने लगा ईस्ट बंगाल से 1971 के वार के बाद, तो कई बांग्लादेशी आ गए।
तो यहाँ की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गई। जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे और साथ ही साथ इमाइग्रेंट्स जो आए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं डोमिनेंस ले लिया। तो क्या होता है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो हिल की पॉपुलेशन है, उनमें एक नेशनल कॉन्शियसनेस आने लगती है, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगती है। अब इंडियन नेशनलिज्म अलग चल रहा है, इनका त्रिपुरा का नेशनलिज्म अलग चल रहा है। तो ये लोग कौन लोग थे? बंगाली नहीं थे, कौन लोग थे? त्रिपुरी ट्राइब, इसी के नाम पे स्टेट का नाम है। तो इनमें कॉन्शियसनेस आने लगती है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि ऑलरेडी हर जगह चल रहा है इंसर्जेंसी, तो इनको उससे और बढ़ावा मिल जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है सिचुएशन पूरा। तो फाइनली ये एक डेडली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक तरफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ यहाँ के रिबेल ग्रुप्स हैं, और स्टेट में इंसर्जेंसी हो जाता है। तो वो जो कन्फ्लिक्ट है इंसर्जेंसी, एक तरफ तो इंडियन के जो फोर्सेज हैं, दूसरी तरफ रिबेल ग्रुप्स, और जो एथनिसिटी की बात है वो तो बंगाली ट्राइबल जो कन्फ्लिक्ट होने लगता है। सबसे पहले यहाँ पे बनता है TNV, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स। लेकिन ये 1988 में जो इसका बोरिया बिस्तर जो है निपट जाता है। लेकिन इसमें से खास एक दूसरा जो बनता है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये भी बहुत पावरफुल हो जाता है। अब होता क्या है कि अब चूंकि ट्राइब यूनाइट हो रही है, अपने फोर्सेज बना रही हैं, वायलेंस हो रहा है, तो इसके कारण क्या था, बंगाली भी एक बना लेते हैं अपना यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट, और क्लैशेज होने लगते हैं। धीरे धीरे जो आपने शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 1988 के बाद पहला जो सबसे पहले ग्रुप बना था इंसर्जेंट, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स, वो शांत हो जाता है। तो कैसे शांत होता है? 1988 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट के सामने जो आपकी त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स हैं, वो जो ग्रुप था सबसे पहले जो बना था, उसने बोला कि हम वायलेंस को गिव अप कर देंगे, जो हमारा सेक्शनिस्ट डिमांड है कि कंट्री से अलग होना है वो अलग कर देंगे, और एक नेगोशिएबल पीसफुल सॉल्यूशन लाएंगे, और त्रिपुरा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख के ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम एक काम करेंगे, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं जो त्रिपुरा के, तो आपको बंगाली लग रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उससे आपको प्रॉब्लम है, तो जो त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें ट्राइबल का कोटा हम और बढ़ा देंगे। साथ ही साथ कुछ स्टेट में हम कुछ एरियाज़ को हम क्या करेंगे, कुछ विलेजेस को जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल में कन्वर्ट कर देंगे कि आपकी रूलिंग एक अलग तरीके से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की तरह भी होगी। और त्रिपुरा का जो ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल का आप एरिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट एंटायर स्टेट इज कवर्ड। तो टर्म्स ऑफ सरेंडर हो गया, त्रिपुरा गवर्नमेंट के सामने किसने, TNV ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ से सारी प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई। क्यों? दो ग्रुप फिर भी एक्टिव रहे। एक रहा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और दूसरा रहा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। फाइनली देखते क्या होता है। अगर हम काउंट करें, चूंकि ये इमाइग्रेशन का इशू के कारण हुआ, तो 1990s में चल रहा है तब से एक त्रिपुरा रिबेलियन, लेकिन शांत हो चुके हैं। और आउटफिट क्या है आपके, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए हैं, 300-400 लोग इसमें डेथ भी हुई है 1993 से 2000 तक लेके। फाइनली क्या होता है, यहाँ पे 1997 में AFSPA लगा दी जाती है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी वगैरह को शांत करने के लिए। AFSPA को त्रिपुरा में लगा दिया था 1997 में, खास करके इसलिए क्योंकि 1997 में ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स अति ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेररिज्म होने लगा था। ओके, तो एक्ट यहाँ पे क्या आ गया, AFSPA कब आया, 1997 में। और इसको क्या करना होता था, हर 6 महीने में इसको एक्सटेंड करना होता ना, जिसके प्रोविज़न हर 6 महीने एक्सटेंड करते गए। इस बीच में यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बहुत द लॉन्गेस्ट रूलिंग CM ऑफ इंडिया मानिक सरकार थे, है ना। मानिक सरकार मानिक सरकार नहीं होंगे मेरे हिसाब से, बुद्धदेव भट्टाचार्य होंगे शायद, ज्योति बसु ऑफ बंगाल। खैर, मानिक सरकार ऐसे भी लॉन्गेस्ट नहीं रूलिंग है, ज्योति बसु भी रूलिंग नहीं है, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी रूलिंग नहीं है। अगर सबसे लंबे टाइम तक CM रहे तो वो सिक्किम के आज हैं पवन कुमार चामलिंग, लॉन्गेस्ट रूलिंग CM ऑफ इंडिया, स्टिल रूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, नहीं रूल कर रहा था, इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, मानिक सरकार को इंडिया का पूरेस्ट CM जरूर बोला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी तो वहाँ पे BJP की गवर्नमेंट बन गई है विप्लव देव की, लंबे टाइम के बाद 2018 के अराउंड हुई है ये चीज़। तो ऐसे करके त्रिपुरा में जो है आपका चल रहा था। AFSPA आ गया 1997 में, हर 6 महीने बढ़ाया जाने लगा। फाइनली त्रिपुरा की जो गवर्नमेंट है, यही मानिक सरकार की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि 2013 में कि क्या करेंगे, AFSPA को कुछ एरिया से कम कर देंगे, है ना। पहले उसकी नंबर कम एरियाज़ में कर देंगे। फाइनली AFSPA को नवंबर 2014 में जो है
लास्ट में 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला था और उसके बाद आफ्सपा को 29 में 2015 को त्रिपुरा से रिपील कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट की भी पार होती है। बाकी 2020 के एंड से फिर से कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो है NLFT एक्टिव हो रहा है। कई लोगों की किडनैपिंग, अच्छा क्या करते हैं, जनरली किडनैपिंग करते हैं वर्कर्स की, और जो खास करके बाहर के लोग हैं, जैसे हिंदी स्पीकिंग वगैरह हो गया, जो बोलेंगे कि बाहर की एथनिसिटी का है, बंगाली स्पीकिंग हो गया तो बाहर का है, ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना हुआ, क्यों बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड थी 1971 के बाद कि वहाँ की एथनिसिटी चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि त्रिपुरा 6th शेड्यूल में आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। गोपीनाथ बरदलोई कमेटी पिछले क्लास में पढ़ा है, तो त्रिपुरा भी आएगा आपके 6th शेड्यूल में। तो त्रिपुरा में ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इंडिया में 10 है, राइट। उसमें से त्रिपुरा में एक ही है, और एक ही देखिए ग्रीन वाला कितना कवर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैंने ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बताया असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक वेस्ट बंगाल में भी दिख जाएगा गोरखालैंड, वो अलग से बनाया हुआ है, और आपको यहाँ पे नागालैंड में दिख रहा है सदर हिल, ये अलग से बनाया हुआ है। इसको इस पर ध्यान ना दें। आपको ये देखना है कि पिछले क्लास में मिजोरम पढ़ाया था ना, तो चाकमा, लाई, मारा 3 वहाँ थे। उसी तरह से गारो, खासी, जानतिया आपके मेघालय में है, और उसी तरह से त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के 6th शेड्यूल के कारण ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं त्रिपुरा का ऑलमोस्ट इससे कवर कर दिया गया है, ताकि ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। साथ ही साथ ये पहले भी बताया था कि अगर आपका 73rd जो अमेंडमेंट है पंचायती राज वाला, वो डायरेक्टली आपके नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ और एरियाज़ पे नहीं अप्लाई होता। उन एरियाज़ में शेड्यूल्ड एरिया हैं और ट्राइबल एरियाज़ हैं किसी स्टेट में। साथ ही साथ मणिपुर के हिल एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है, वहाँ पे भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है ना, जहाँ पे गोरखा हिल काउंसिल है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है मॉडिफिकेशन के साथ इन प्रोविज़न को एक्सटेंड कर सकता है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ में, कुछ एक्सेप्शन वगैरह लगा के मॉडिफिकेशन करके। और उसी के लिए इंडिया में पंचायती प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज़ 1996 वाजपेयी के टाइम पे आता है, जिसको पेसा एक्ट कहते हैं। तो इन एरियाज़ में 73rd अमेंडमेंट जो है डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, मॉडिफिकेशन के साथ होता है, और जो वो होता है वो पेसा एक्ट के कारण होता है। तो बस इतना ही है। बाकी अगर बात करें, यहाँ पे मैंने मिजोरम गलती से लिख दिया, सॉरी। सो त्रिपुरा है राज्यसभा सीट 1, लोकसभा की सीट 2, और लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे 60 सीट्स हैं। अब हम लोग चलते हैं त्रिपुरा के आर्ट एंड कल्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फेस्टिवल और डांस वगैरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, और आपके नितिन सिंघानिया में जितना है उतना यहाँ पे डाल दिया गया है। होजागिरी, होजागिरी देखिए एक डांस है, और इस डांस में अगर आप ये इमेज देखें तो आपको खाली फीमेल्स दिखेंगी, और यही सच्चाई है। यंग गर्ल्स, वीमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और क्या करेंगे कि अपने हेड पे या हाथों वगैरह पे कुछ प्रॉप, और वो प्रॉप जनरली ना अर्दन पॉट्स होते थे। अब नए ज़माने के साथ वो आपको स्टील के, एल्युमिनियम के, ब्रास के भी दिख जाएंगे, लेकिन ये माना जाता था कि जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई बर्तन वो अपने सिर वगैरह पे बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उसको मूव नहीं करेंगे, बस लोअर वाले को मूव करेंगे। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ हाथ वाथ नहीं लगाएंगे, नीचे पे रखा है बस, उसको मूव नहीं करेंगे। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को तरह तरह के डायरेक्शन में मूव करेंगे। द फीमेल डांसर्स बैलेंस अर्दन पॉट्स एज वेल एज अदर प्रॉप्स। तो कई सारे पिक्चर वगैरह बने हुए हैं, अर्दन पॉट वगैरह बने हुए हैं, उसको बैलेंस करना है। ये फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं, यंग वीमेन और गर्ल्स। तो क्या मेल नहीं जाते? नहीं, ऑब्वियसली मेल भी जाते हैं। तो वहाँ पे जो लिरिक्स होती है बजाना, और जो उसके साथ जो बाजा बजाना होता है, वो जनरली मेल मेंबर्स करते हैं, ठीक है। ओनली द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इज मूव्ड। ये सेलिब्रेट कौन करता है? जनरली यहाँ पे त्रिपुरा में जो रियांग ट्राइब है, जो कि और भी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में है, ये उनका फेस्टिवल या डांस है। एक्चुअली त्रिपुरी पीपल जो हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपके त्रिपुरा में जो त्रिपुरी पीपल हैं उसमें कई सारे हैं ट्राइब, सब ट्राइब, उसमें एक रियांग भी काउंट होगी, उनका सेलिब्रेशन है। ये भी जनरली दिवाली पूजा के अराउंड किया जाता है। तो दिवाली पूजा आप जानेंगे, अगर आप जानते हैं बंगाल वगैरह से आप रिलेट कर सकते हैं, तो दिवाली पूजा कहीं ना कहीं जो आपकी दुर्गा पूजा होती है उसी के अराउंड की जाती है। या फिर दिवाली कह रहा हूँ, लक्ष्मी पूजा, सॉरी, वेरी सॉरी, लक्ष्मी पूजा के अराउंड की जाती है ये। तो ये जनरली आपके दशहरा जो होता है ना, दशहरा जो आपके हर पूरे इंडिया में हर जगह मनाया जाता है, दशहरा के 3rd डे पे जनरली फॉल करता है। लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो उसी में ये होजागिरी डांस होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। और इमेज देखना चाहें तो आप ये इमेज देख सकते हैं। आप देख रहे हैं सब लोग बैलेंस कर रहे हैं पॉट वगैरह को, और भी कुछ प्रॉप वगैरह हैं, बॉटल वगैरह हैं,
लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को मूव नहीं करना, अपर वाले पे मूव करके बैलेंस करना है। दूसरी पूजा जो आप देख रहे हैं उसका नाम है खर्ची पूजा, राइट। आप उसके नीचे देख सक रहे हैं खर्ची पूजा। खर्ची पूजा में खर्ची वर्ड क्या है, एक वर्ड है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में खिया। खिया मतलब होता है अर्थ, और उसी से वर्ड बना हुआ है ये खर्ची। दैट मीन्स कि अर्थ गॉड की पूजा, लेकिन खाली अर्थ गॉड की या गॉडेस की नहीं की जाती। इसमें 14 गॉड्स हैं, उसके अलावा अर्थ गॉड की पूजा की जाती है, ठीक है। अर्थ गॉड अलग से हो गए, और जनरली फोकस ये आपके 14 गॉड पे होता है। खर्ची पूजा लेकिन नाम पड़ा है अर्थ गॉड के नाम पे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि खर्च बहुत आएगा, खर्ची पूजा। तो यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी त्रिपुरा की, ये लोग भी बंगाली वगैरह को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैट्रोनेज दिया था। बंगाली कल्चर इसीलिए हाई कोर्ट की लैंग्वेज बंगाली है, राइट। ऐसे तो वहाँ की कोकबोरोक लैंग्वेज थी, लेकिन उस पर बंगाली लैंग्वेज ने काफ़ी डोमिनेंस ले लिया। कोकबोरोज लैंग्वेज, इनफैक्ट कोकबोरोक जो है वो आपके 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, फिर भी त्रिपुरा की वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो रॉयल फैमिली जो थी त्रिपुरा की, वो पहले सेलिब्रेट करती थी खर्ची पूजा, अर्थ की पूजा, साथ में कितने 14 गॉड। और 14 गॉड क्या होते हैं, जैसे आपके कुल देवता होते हैं ना, तो वहाँ के राजा की एक एक जो डिसेंट होती गई, तो ऐसे ऐसे करके कुल देवता होते गए। वो 14 कुल देवता की पूजा की जाएगी, रॉयल फैमिली करती थी ये। लेकिन अब तो रॉयल फैमिली है नहीं, अब तो पैट्रोनेज है नहीं कुछ ऐसा, तो अब सारे कॉमन हाउस होल्ड करते हैं। लेकिन इसका जो टेम्पल है 14 गॉड्स का टेम्पल, ये आपके त्रिपुरा के अगरतला में ही मिलेगा, रॉयल फैमिली के अराउंड, पैलेस के अराउंड बोलिए। तो लोग सेलिब्रेट करने के लिए वहीं पे जाते हैं। द हिंदू फेस्टिवल कैसे बना था ये, रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा से। अब बाद में इसको कॉमन लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो होता है 1 वीक के लिए आपके जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। मदर अर्थ की पूजा की जाती है, और 14 गॉड्स के 14 डेटीज जो हैं रॉयल डेटीज हैं, जो कि कॉमन पीपल द्वारा अब सेलिब्रेटेड हैं। तो हज़ारों लोग हर साल जो है इस रॉयल पैलेस के पास जो टेम्पल बना हुआ है, अगरतला से रूल करते थे वो लोग, तो वहाँ पे ही टेम्पल बना हुआ है 14 गॉड्स का, वहाँ पे जाते हैं और अपनी जो है वहाँ पे, ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं। ये जो आप इमेज देख, और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये है गरिया पूजा। गरिया पूजा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये स्प्रिंग के दौरान मनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं इनके हाथों में जो है मुर्गा है ना, तो इसमें मुर्गी की बलि दी जाती है, सैक्रिफाइस दिया जाता है। देखिए इसका एक दूसरा भी है स्पेलिंग, गौरिया पूजा। ओके, गौरिया तेर बोलेंगे क्यों, क्योंकि गौरिया तेर में तेर का मतलब होता है फेस्टिवल कोकबोरोक लैंग्वेज में। ओके, ये भी 7 डेज के लिए किया जाता है। इसको जो इंडिजिनस त्रिपुरी ट्राइब में वो सेलिब्रेट करती हैं, उनके एक यूनिवर्सल गॉड हैं बाबा गौरिया, उनके लिए किया जाता है ये। अब ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया बॉल डांस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि त्रिपुरा में बंगाली लोग बहुत हैं। तो एक बंगाली संगीत से रिलेटेड है, बंगाली लोगों के से रिलेटेड है एक बॉल सेक्ट, हिंदुइज्म का ही एक सेक्ट है वो एक्चुअली। तो ये अब देख रहे हैं जो इमेज, ये बॉल लोग हैं। तो ये ऐसे गाते बजाते जो है भजन वगैरह करते रहते हैं। तो चूँकि त्रिपुरा में भी बंगाली बहुत है, तो बॉल संगीत आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ के अगर फोक म्यूजिक की बात करें तो उसमें आप बॉल संगीत को इंक्लूड कर सकते हैं। तो बॉल जो गाएंगे, बंगाली सेक्ट है ये हिंदुइज्म का, तो बॉल संगीत हो गया, ये फोक सॉन्ग में टाइप में आएगा। और इसमें भक्ति मूवमेंट का पूरा लिरिक्स होता है, सूफिज्म से रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। और इसमें सॉन्ग्स जो हैं आपके कबीर वगैरह के मिलेंगे। इसको बॉल सॉन्ग बोल सकते हैं, बॉल गान बोलिए, अच्छा रहेगा बिल्कुल बंगाली में। ओके, तो इसमें काफ़ी मिस्टिसिज्म वगैरह मिलेगा आपको इनके लिरिक्स वगैरह में। एंड लंबे टाइम की हेरिटेज है। जहाँ बंगाली है वहाँ होगा तो वेस्ट बंगाल में होगा, असम में होगा, त्रिपुरा में होगा। ओके, और या तो ये सूफी मुस्लिम सेक्ट से आप इनको रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो वैष्णव हिंदू से रिलेट कर सकते हैं। दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर भजन वगैरह की बात करें तो इसमें जो कुछ फेमस हैं लोग, उनमें इनके नाम है, लालून फ़कीर का नाम काफ़ी फेमस है। बाकी कोकबोरोक लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली की है, ये आर्यन फैमिली से नहीं बिलोंग करती। ये बिलोंग करती है साइनो तिब्बतन फैमिली से, द्रविडियन से नहीं, आर्यन से नहीं, साइनो तिब्बतन से। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में साइनो तिब्बतन फैमिली का प्रभाव है। आप पहले के लेक्चर देख लीजिए इसी मैपिंग सीरीज के, ये पूरा फैमिली आपको पढ़ाया हुआ है मैप के साथ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। त्रिपुरा में आपका क्या है, कोकबोरोक लैंग्वेज है, इसको 8th शेड्यूल में नहीं डाला गया। ये मैंने आपको जो आर्कियोलॉजिकल साइट दिखाई है, ये शिव जी का टेम्पल है। हालांकि टेम्पल के अब आर्कियोलॉजिकल साइट बन के रह गया, ये भी नितिन संगानिया में था तो मैंने इंक्लूड किया है, टेम्पल आर्किटेक्चर में डाला गया है। इसको बोलते हैं उनाकोटी केव टेम्पल्स। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जो इमेज आप देख रहे हैं ये 600 से 700 AD के अराउंड बनाया गया था। ये रहा, आप इमेजेस देख रहे हैं ना, ये सारी वहीं के हैं। शिवा विथ वाटर्स ऑफ गंगा फ्लोइंग फ्रॉम हिज रॉक्स, शिवा विथ गंगा वाटर फ्लोइंग, ये तो पता नहीं कितनी जगह ये इमेजेस हैं। क्लोजअप से ये लिया हुआ उसी चीज़ का इमेज तो ऐसा दिखेगा, है ना। दुर्गा जी का भी इमेज यहाँ पे बनाया हुआ है, गणेश का भी इमेज बनाया हुआ है। ये सारे उनाकोटी केव टेम्पल्स आपको त्रिपुरा की ये इमेजेस हैं। ओके,
उनाकोटी, कोकबुरक नेम है उनाकोटी, ओके। और बाकी इसकी अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है वन लेस अ कोटी। कोटी का मतलब 10 मिलियन होता, ओके। एनीवे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे शिव जी का, तो ये शैवाइट टेम्पल है, इतना याद रखें, रॉक रिलीफ में है, शिवाजी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहाँ पे पड़ेगा, बहुत सिंपल है, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में, जो अभी दिखाया था वहाँ पे पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही जानना है। 600 से 700 AD के बीच में बना था। ये आर्कियोलॉजिकल साइट बन के रह गया, आप कोई वहाँ पे एक्टिव पूजा नहीं की जाती। बता दिए इतना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर मैपिंग करते हैं, ओके। हाईएस्ट कॉरिडोर मैपिंग सीरीज त्रिपुरा। यहाँ पे जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये वाले सारे ये हिल रेंजेज हैं, लाइन से बने हुए हैं। जो रेड कलर की चीज़ें आप देख रहे हैं डायरेक्शन के साथ, फॉर एग्जांपल दिस, ये वहाँ की रिवर्स हैं। और ये जो ब्लू कलर में आपको ये 2 लोकेशन दिख रहे हैं, 2 लेक हैं। जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक। तो चलिए एक एक करके स्टडी किया जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें से कोई पहाड़ियाँ याद रखनी है, ओनली वन, दैट इज जाम्पुई हिल्स। उसके अलावा उसका पीक याद रख लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको समझदारी के लिए, समझने के लिए ये बता दूं कि ये त्रिपुरा का जो मैप है, इसमें ये वेस्टर्न एरिया हो गया, ये वाला ईस्टर्न एरिया हो गया। जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे, इसकी ऑब्वियसली हिल की जो है जो हाइट्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि इधर आप जा रहे हो ईस्ट साइड, तो बांग्लादेश जा रहे हो तो पूरा प्लेन साइड है यार, रिवर से भरा हुआ, तो वो तो ज़मीन पहले ही धसी हुई है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहाँ जो है हिल का ऊंचाई, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो आप देखें अगर एल्टीट्यूड, तो जो ये लाइट ग्रे एरिया देख रहे हैं ना, बिल्कुल लाइट वाला, ये 600 मीटर के आसपास है। तो जहाँ जहाँ ऐसे लाइट है ना, वहाँ पे हिल पड़ी हुई हैं। सबसे वेस्टवर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये जाम्पुई हिल्स हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी होगी सारी पहाड़ियों में। ये ब्लैक कलर का जो मार्क किया हुआ है वो जाम्पुई हिल है। उसके ईस्ट में जो ब्लैक कलर का मार्क किया हुआ है वो सखन हिल है। उसके और ब्लैक कलर जो ईस्ट में मार्क किया हुआ है ये लंगतराई हिल्स है। उसके और यहाँ पे जो ब्लैक कलर में मार्क किया हुआ है ये अठारामुरा हिल्स है। और लास्ट में क्या है, देवतामुरा। तो 1 ऐसे नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 ईस्ट से, वेस्ट से, ईस्ट से शुरुआत करें, सॉरी। 1 जाम्पुई हिल सबसे ऊंचा होगा, जाम्पुई हिल सबसे ऊंचा है, ये भी सच्चाई है। और जाम्पुई हिल्स का जो पीक है सबसे ऊंचा, वो क्या है, बेटलिंग चिप पीक। इतना याद रखें, जाम्पुई और बेटलिंग चिप, और कुछ याद नहीं रखना है। लेकिन उसके आप अगर वेस्ट में जाएँ तो आपको यहाँ पे सखान हिल मिलेगी, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया लंगतराई रेंज, सब देख रहे हैं कैसे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। चौथा हो गया अठारामुरा हिल्स, और यहाँ पे 5वां हो गया देवतामुरा हिल्स। ये ऐसे क्यों क्रॉस कर रही है, क्योंकि ये वैलीज है, ठीक है। दिस इज क्लियर, हिल्स आर क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट द रिवर्स। अगर रिवर्स की बात करें तो नॉर्थ में जाम्पुई हिल से निकलती है यहाँ पे जूरी रिवर। जूरी रिवर देखिए बांग्लादेश में चली गई, 1। उसके बाद मनु रिवर, मनु रिवर जो है त्रिपुरा की लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। ये भी जाम्पुई हिल और सखान हिल के आसपास से निकलती है मनु रिवर, ये भी बांग्लादेश में चली जाएगी। उसके बाद ढलाई रिवर, जो धलाई डिस्ट्रिक्ट आपने देखा ना, तो वहाँ पे अठारामुरा हिल से निकलती है ढलाई रिवर, और ये भी बांग्लादेश में चली जाएगी। सारी बांग्लादेश में जा रही। खोवई डिस्ट्रिक्ट याद है, वहाँ पे खोवई रिवर, वो भी बांग्लादेश में। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है हावड़ा रिवर, हावड़ा रिवर। ये हावड़ा रिवर वेस्ट त्रिपुरा वगैरह से निकल के बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर में जाके मर्ज कर जाती है। नाउ ओनली 1 रिवर इज इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस फॉर यू, एंड दैट इज दिस रिवर। दिस रिवर, ओके, दिस रिवर का नाम मैंने यहाँ पे क्या डाला है, गोमती रिवर। इतने में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर गोमती रिवर। ये गोमती रिवर ओरिजिनेट करती है यहाँ से, त्रिपुरा के यहाँ पे एक ईस्टर्न साइड से, मैं बताऊंगा किस जिले से। यहाँ से ओरिजिनेट करके गोमती रिवर फ्लो करते हुए सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट से बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन जहाँ पे ओरिजिनेट करती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लेक बनाती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा लेक। उस लेक का नाम है दुम्बूर लेक, और ये दुम्बूर लेक एक कंजर्वेशन एरिया में लोकेटेड है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फाइनली गोमती रिवर बांग्लादेश में जाने से पहले सिपाही जिला में एक रुद्र सागर लेक बनाती है, और इसी रुद्र सागर में वाटर में सिचुएटेड है पैलेस, जिसका नाम है नीर महल। नीर महल मीनिंग वाटर पैलेस, एक रॉयल फैमिली का बिल्ड किया हुआ पैलेस है त्रिपुरा किंगडम का काफ़ी पहले, ओके। और ये आपके रुद्र सागर में है, 1930 में बनाया गया था, शुरुआत की गई थी, 1938 में बना लिया गया था। इसको वहाँ की लैंग्वेज में त्विजिकमा भी कहते हैं, त्विजिकमा भी कहते हैं रुद्र सागर लेक को, ओके। नीर महल बाकी पैलेस का नाम। और ये फाइनली कहाँ पड़ेगा, एक जगह है मेलाघर, और मेलाघर कहाँ पड़ेगा आप खुद सोच लीजिए, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में।
ये हो गई गोमती रिवर। ओके, अब एक और रिवर की बात कर लेते हैं। एक तो मुहुरु रिवर है, ये भी चली जाती है नीचे बांग्लादेश में साउदर्न साइड में। ये एक फेनी रिवर, याद रखिए। ये फेनी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया बांग्लादेश का यहाँ पे बॉर्डर बना रही है एक डिस्टेंस के लिए। साथ ही साथ इसकी ये खासियत है, अगर आप मैप को पहले का याद करें तो अगर फेनी रिवर पे अगर आप एक कोई ब्रिज वगैरह बना दें, फट से आप बांग्लादेश में चले जाएंगे। इफ़ यू गो ऑन द सेकेंड स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर यू विल रियलाइज कि फेनी रिवर को ब्रिज बनाने से क्या फ़ायदा है। ये देखिए, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे बन रहा है ना फेनी रिवर पे, जो ब्लैक कलर वाला मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप सीधे सीधे बांग्लादेश से कनेक्ट कर लोगे, उससे भी ज़्यादा क्या फ़ायदा है। अब आप इस मैप को देखिए। नाउ इफ़ यू आर कनेक्टिंग हियर थ्रू द फेनी रिवर, बांग्लादेश की इस लोकेशन में अगर मैं आपको पहुँचा दूँ चटगांव वगैरह के एरिया में, तो फट से यहाँ से कनेक्ट कर लोगे अपने कोलकाता के पोर्ट से। ये इंपॉर्टेंस है। चलिए अब देख लेते हैं। रॉक का टाइप तो वही होगा, टर्शियरी ग्रुप का होगा ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हिल के जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में झूम एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अगर बात करें क्रॉप की तो मोर देन 90% क्रॉप अगर ग्रो हो रहा है, वैसे तो हिल एरिया भी है, लेकिन अगर ग्रो हो रहा है तो मोर देन 90% इज व्हाट, राइस। उसके अलावा जूट का भी होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स वगैरह बहुत हैं, जूट को पानी बहुत चाहिए होता है। क्लाइमेट भी ऐसा है, क्योंकि बांग्लादेश बगल में है, बांग्लादेश जूट, इंडिया जूट। टी का कल्टीवेशन, और टी के कल्टीवेशन के कारण ही काफ़ी यहाँ पे ट्राइब बाहर से आई हैं। बंगाली लोगों ने टी एस्टेट बनाया है, कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, तो टी का कल्टीवेशन मैंने आपको बताया 15 टी एस्टेट जिसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और उसकी स्मगलिंग भी हो रही है। कभी भी ऐसे एरिया होते हैं तो उसमें हॉर्टिकल्चर होने लगता है, साइट्रस फ्रूट वगैरह उगाए जाने लगते हैं जहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं, तो वो तो चलते ही हैं। बैम्बू यहाँ भी बल्क में है, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह बैम्बू आपको बल्क में मिलेगा। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो मैंने इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बाकी कई भारत के इलाकों की तरह, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है और ज़मीन की प्रोडक्टिविटी अगर जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है तो बहुत ज़्यादा है। सॉइल आपको मोस्टली जो है यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल ही मिलेगा, और वो अराउंड 80% आपको रेड एंड येलो सॉइल ही मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, क्रिस क्रॉस कर रही हैं हर जगह से, तो इसलिए एलुवियल सॉइल भी थोड़ा बनेगा। नियरली आपको 20% यहाँ पे या 18% के करीब जो आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। थोड़ा बहुत लेटराइट सॉइल वगैरह भी मिलेगा, जिसमें आप जो है कैश्यू वगैरह उगा सकते हो। लेटराइट सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहता रहता पानी बहता रहता है, बार बार जो है मिट्टी लाल हो जाएगी फिर आयरन के कारण, तो लेटराइट सॉइल, तो वहाँ पे आप कैश्यू वगैरह उगा सकते हो। मिनरल की बात करें तो आपको ये जानना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे सिग्निफिकेंटली किसी मिनरल का उत्पादन था, लेकिन त्रिपुरा से अच्छा खासा नेचुरल गैस का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के जो है कई उत्पादन के प्रोडक्शन के प्लांट लगे हुए हैं। त्रिपुरा से नेचुरल गैस का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। क्लाइमेट ये इंक्लूड कर लिया हमने। देखिए क्लाइमेट मैंने यहाँ पे कैसे पढ़ा है, देखिए ओवरऑल अगर आप ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें तो थेवाल्टा के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। ए मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, 2 क्लासिफिकेशन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के, AM और AW। AM में M मतलब क्या हो जाएगा, मानसून टाइप मॉइस्ट, और W में क्या हो जाएगा, वेट एंड ड्राई, ये थोड़ा ड्राई वाला। तो अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो A मतलब होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट थेवाल्टा वाला, उसमें AM जो है यहाँ पे अगर देखें तो वो आपको मिलता है कहाँ, ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप का फॉरेस्ट, वो होता है AM टाइप का जिसकी कोडिंग है, जहाँ पे रेनफॉल जो होता है मोर देन 250 सेंटीमीटर होता है। वो आपके इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, और दूसरा लोकेशन त्रिपुरा ही है, मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है। ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप का अगर वहाँ पे क्लाइमेट है तो वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है और त्रिपुरा में ही है। बाकी AW भी मैंने बताया क्या होता है, वहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है। पूरा का पूरा इंडिया जो पेनिनसुलर प्लेटू है, साथ ही साथ मिजोरम है जो पहले पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है AW। तो त्रिपुरा में किस टाइप का है, AM, मतलब क्या होता है इसका, ट्रॉपिकल रेनी मानसून टाइप। ऐसा क्लाइमेट और कहाँ मिलता है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में। अगर AW की बात करें तो एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है, वो कहाँ है, पूरा का पूरा इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो मिजोरम में है, वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई होता है, मीनिंग AW का। ओवरऑल ये क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। क्लियर है। तो कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जब इतनी रिवर वगैरह की बात होगी तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एक तो आप ये जान लीजिए कि काफ़ी पहले 1980s 1990s में ये किया गया कि हमने वेस्ट बंगाल से, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से कोलकाता से ढाका होते हुए त्रिपुरा को ऐसे कनेक्ट कर दिया बस से। तो बस सर्विसेज काफ़ी पहले से चल रही हैं, बहुत पहले से चल रही हैं, 20-25 साल हो गया। बस सर्विसेज तो हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि ऐसे पूरा जाओगे नॉर्थ ईस्ट से तो पता नहीं कितने दिन लग जाए। अब मैं भी गया था, कोलकाता में रहता था, तो बस सर्विसेज चलती हैं। इनफैक्ट कोलकाता से आपकी भूटान की भी बस सर्विसेज चलती हैं, आप घूमना चाहें तो।
ओके, वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी अभी जो आपके प्लेसेस इन न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूज़ में क्या है, गवर्नमेंट ने ये बोला है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था कि 2021 के एंड तक हम एक काम करेंगे, अगरतला आपके त्रिपुरा में और उसके एडजेसेंट बांग्लादेश में अखौरा, इन दोनों को हम रेल से कनेक्ट कर देंगे, रोड नहीं, रेल से कनेक्ट कर देंगे। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन बांग्लादेश से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अखौरा के बांग्लादेश से अगर त्रिपुरा पहुंच गए तो आसाम, मिजोरम मज़ा मज़ा कर लेंगे, है ना। ये रेलवे लिंक जो है, अखौरा में एक जगह है, या जगह सीधे बोले अखौरा में ना हो, लेकिन अखौरा नाम के प्लेस में ही है, गंगा सागर बांग्लादेश में, और इंडिया में कहाँ से कनेक्ट करेगा, निश्चिंतापुर। निश्चिंतापुर से इंडिया में कनेक्ट होके, देखिए एक सेकंड, अगरतला तो सेंटर में है ना, तो कैपिटल है, तो यहाँ पे जो इंडिया का पार्ट है जहाँ पे कनेक्ट होगा वो रेल लिंक जस्ट ऑन द बॉर्डर, वो निश्चिंतपुर है। निश्चिंतपुर से जो है फिर आप अगरतला चले जाइए। बांग्लादेश में बात करें तो ये जो लोकेशन यहाँ पे बॉर्डर पे कनेक्ट होगी वो गंगा सागर है, और वहाँ से आप कहाँ चले जाएंगे, अखौरा। तो अखौरा अगरतला ओवरऑल, और जो बॉर्डर के पॉइंट्स होंगे वो निश्चिंतापुर और कौन से हैं आपके गंगा सागर। गंगा सागर बांग्लादेश में, आपकी तरफ निश्चिंतापुर। एक तो ये कनेक्टिविटी जो कि 2021 के एंड में हो जाएगी, एंड में कनेक्ट हो जाएगी, और इसका नाम एकदम आप बिल्कुल याद रखेंगे, एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। ठीक, फिर मोदी जी ने और आपके शेख हसीना ने मिलकर जो है रिसेंटली, मतलब मार्च 9 2021 को एक चीज़ का उद्घाटन किया था। किस चीज़ का उद्घाटन किया था, मैत्री सेतु का। बांग्लादेश इंडिया जब भी आएंगे तो मैत्री बहुत आएगा। तो मैत्री सेतु एक ब्रिज है, त्रिपुरा का एक इलाका है सबरूम, ये हमारे एरिया में, और नीचे बांग्लादेश में है एक रामगढ़। इन दोनों पे ब्रिज बनाएगा। तो खुद सोचिए किस पे बनाया जाएगा, फेनी रिवर पे। अभी जो पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, फेनी रिवर पे। अभी तो बोला था कि फेनी रिवर को कनेक्ट कर दे तो मज़ा नहीं आ जाएगा। तो आप सिंपली चले जाइए साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सबरूम, और बांग्लादेश में क्या रहेगा बताइए, रामगढ़। दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो कौन सा ब्रिज बनेगा, फेनी रिवर पे ब्रिज बन जाएगा, मैत्री सेतु। ठीक है, और ये एकदम रिसेंट है। तो मैत्री सेतु जो है फेनी रिवर पे उद्घाटन कर दिया गया, ऑपरेशनल हो गया मार्च 9 2021 से। इससे त्रिपुरा जो है नीचे जाके क्या होगा, देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट सबरूम एंड रामगढ़। वंस यू कनेक्ट द ब्रिज, मेक ए ब्रिज ओवर सबरूम एंड रामगढ़, किस रिवर पे, फेनी रिवर पे, वहाँ से हम चलेंगे यहाँ पे चटगांव बांग्लादेश, और फिर यहाँ से पोर्ट कोलकाता से कनेक्ट कर दीजिए, तो त्रिपुरा कनेक्ट हो जाएगा चटगांव पोर्ट से। अभी क्या था कि अगर आप बात करें कि इंडिया के त्रिपुरा का अगर कनेक्टिविटी लेंगे, नियरेस्ट पोर्ट क्या था, अगर हम अपने कंट्री का काउंट करोगे तो ऐसे ऊपर से जाएगा, हल्दिया पोर्ट 2200 किलोमीटर था। अगर आप चटगांव पोर्ट से कनेक्ट कर दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है पता है आपको, 70 किलोमीटर। एक तरफ 70 किलोमीटर पड़ रहा है, एक तरफ 2200 किलोमीटर। बस इतना है कि वहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट बनी रहे, तो 2200 किलोमीटर की जगह 70 किलोमीटर में काम चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था, चलिए मैंने 20 साल पहले बता दिया था, हाँ 20 साल 6-7 साल हो गए, कोलकाता अगरतला बस चली, 20 साल नहीं, सॉरी, ठीक है, जब मैं यहाँ था तभी चली थी शायद, नहीं, हाँ आने को था तब चली होगी। खैर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड की बात करें तो आपके त्रिपुरा में नेशनल पार्क कितने हैं, नेशनल पार्क आपके त्रिपुरा में 2 हैं। एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और दूसरा है यहाँ पे नीचे राजबारी नेशनल पार्क। अब ये जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, एकदम वो सिचुएटेड है सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके अंदर ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और दोनों कहाँ पड़ेंगे, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे। इजी, टॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होती है, इजी है ये तो, ठीक। दूसरा नेशनल पार्क है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में राजबारी नेशनल पार्क, जिसको कि हम लोग बाइसन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और राजबारी या बाइसन नेशनल पार्क किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। देखिए कंडीशन, बड़ा एरिया सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, फिर एक और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें क्या है, राजबारी नेशनल पार्क, जिसको बाइसन नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अगर बात करें सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क की, तो सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करें राजबारी नेशनल पार्क या बाइसन नेशनल पार्क की, तो वो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। इजी, ठीक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी ये नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि दुम्बूर लेक है, और वो किस रिवर पे, गोमती रिवर पे। तो अगर ये ब्लैक वाला दुम्बूर लेक है, रेड वाला जो आप जा रहा है आपका गोमती रिवर या गोमती रिवर बांग्लादेश में चली जाती है, तो शुरुआत में यहीं पे जो दुम्बूर लेक है वो सिचुएटेड है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दैट मीन्स कि जो गोमती रिवर है वो क्रॉस होती है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और गोमती रिवर यहीं पे दुम्बूर लेक भी बनाती है गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आगे जाके फिर से गोमती रिवर यहाँ पे इस लोकेशन पे सिपाही जिला में रुद्र सागर लेक बनाती है,
और रुद्र सागर लेक में ही एक पैलेस सिचुएटेड है। रुद्र सागर लेक को हम लोग त्विजी कमा कहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में, ओके। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि रुद्र सागर रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है। अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जो हमने स्टेट पढ़े हैं उसमें एक स्टेट था आपका मणिपुर, वहाँ पे आपको एक रामसर कन्वेंशन की साइट मिली थी, लोकतक लेक। दूसरा रामसर कन्वेंशन का साइट मिल गया रुद्र सागर लेक, और उस रुद्र सागर लेक में आपका एक पैलेस भी सिचुएटेड है। और इस रुद्र सागर लेक को हम लोग त्विजिकमा भी कहते हैं, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ के कुछ ऑर्गेनिज्म, अच्छा जो उस पर हम पैलेस सिचुएटेड आपको बताइए नीर महल है, ये वहाँ के राजा ने बनाया था रुद्र सागर लेक के। और इंडिया में एक ऐसा पैलेस बस एक आपके राजस्थान जयपुर में है, और ये नीर महल उससे बड़ा है जयपुर वाले से। अगर स्पेसीज की बात करें तो आपको दो स्पेसीज याद रखनी है, एक है बेयर्स पुचर्ड और एक बेयर्स पुचर्ड की कंजर्वेशन के स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड, आगे मैं ये स्पेसीज पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिए। और एक थ्रेटेंड स्पेसीज है फेरुगिनस डक। आप यहाँ पे बेयर्स पुचर्ड को याद रखें अच्छे से, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। दुम्बूर लेक यहाँ पे गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही है, और दुम्बूर लेक की खासियत यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा वाटर का रिजर्वायर है, ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहीं पे बात आ जाएगी कि भाई ये जो आपका लोकेशन पे सबसे पहले तो स्टेट एनिमल की बात की थी, फेयर्स लंगूर की, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फायरेज लीप मंकी भी बोलते हैं, फायरेज लीप मंकी, फायरेज लंगूर। IUCN में इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, आप कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं सकते। ये आपके खाली इंडिया में नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, चाइना, सब जगह मिल जाएगा। दूसरा मैंने अभी बताया कि आपको ये जब मैंने लोकेशन बताई कि यहाँ पे क्या फेमस है और कहाँ बताया था मैंने आपको बताया था रुद्र सागर लेक की बात है ना। तो रुद्र सागर लेक में मैंने बताया था कि बेयर्स पुचर्ड बहुत होता है, वो इंडेंजर्ड है। तो बेयर्स पुचर्ड क्या है? बेयर्स पुचर्ड ये जो आप देख रहे हैं डक का स्पेसीज है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा बेयर्स पुचर्ड वहाँ पे गलत लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा पिछले स्लाइड को। बेयर्स पुचर्ड की जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है आप हर जगह पढ़ेंगे, गूगल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको सारी दृष्टि वगैरह की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक ये डाइविंग डक है, ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट रशिया में ये भी ब्रीड करता है, नॉर्थ ईस्ट चाइना में ब्रीड करता है, और ये विंटर में माइग्रेट करता है वियतनाम, जापान और इंडिया में। तो विंटर में जब वहाँ पे बहुत हार्श विंटर हो जाती है तब यहाँ पे ये माइग्रेट करता है। समथिंग सिमिलर टू अमूर फाल्कन जो पहले आपको पढ़ाया था। आगर ट्री, आगर ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? आगर ट्री का स्पेसिस नाम है, ये मत जानिए। ये आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार वगैरह में होता है, सिंगापुर, थाईलैंड में। इसकी स्पेसिस की जो स्टेटस है, जो कि स्टेट प्लांट है, ट्री है त्रिपुरा का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इससे क्या होता है ना, जो देखिए इसमें फ्रैग्रेंस होती है ना, रेजिनस वुड है, इसमें फ्रैग्रेंस होती है, तो इससे इंसेंस, परफ्यूम, जो अगरबत्ती वगैरह है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसकी जो स्मगलिंग के बाद इसकी रेट हो जाती है वो ऑलमोस्ट पहुंच जाती है, मतलब एक 1.5 रुपीज़ पर केजी, पता है। तो इसके लिए इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है ये। इसको जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज जो है, साइट्स जो है, उसमें डाला गया है अपेंडिक्स 2 में। बाकी इसको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी खतरे में तो हैं ही, ठीक। बाकी फिर से 2 स्पेसीज फिर आ जाएंगी आपकी, इनको कोई नहीं रोक सकता नॉर्थ ईस्ट में, तो आएंगी कैप्ट लंगूर और हुलॉक गिबॉन, तो ये भी ध्यान रखें। इसके साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, मेरा काम हो गया है, इससे ज़्यादा आपको त्रिपुरा में जानने की कोई नीड नहीं है, सब कुछ कवर हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ भी। अगली बार हम लोग लेक्चर में मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताइए? अगली बार हम लोग पढ़ेंगे मेघालय, बारिश होगी खूब जम के मेघालय में। ये सारे नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा अलग भी है क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है। चलिए, थैंक यू, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।